देखिए, सबसे पहले तो जो पाकिस्तान की मैं समझती हूँ सबसे बड़ी कामयाबी है, वो मुझे यूँ महसूस हुआ है कि जो एक सेन रवैया था पाकिस्तान का, वो उसकी सबसे बड़ी कामयाबी थी कि जो पहलगाम के बाद जिस तरह एक मज़हबी जुनूनियत के हवाले से मोदी का जो किरदार था, तो और पाकिस्तान ने जिस तरह एब्सटेन किया, तो मेरा ख्याल है वो एक बहुत बड़ी कामयाबी थी और वो सिर्फ पाकिस्तान की नहीं बल्कि पूरे खित्ते की कामयाबी थी। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद जिस तरह मोदी ने जो कुफर और वो जंग है उस पर तो मैं एग्री बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि अगर ये कुफर और मुस्लिम की जो जंग होती तो गज़ा में हमारा सबका मुसलमानों का किरदार बिल्कुल और तरह से होता। तो ये बिल्कुल एक कुफर की जंग नहीं थी, ये बेसिकली पाकिस्तान की एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है और गज़ा की उस तरह की नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि एक तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है, हमें अब इन चीज़ों को बड़ा सेन रवैयों के साथ इनको देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो कामयाबी की अगर हम बात करें तो बिल्कुल हम इससे एग्री करते हैं कि पाकिस्तान एक बड़ी कामयाब जवाबी, मेरे ख्याल में सर्जिकल स्ट्राइक्स ही इसको कहें कि जंग तो शायद उस तरह नहीं थी, तो उसका जो जवाब दिया वो, और कौम जो मॉरलाइज्ड एक जो रवैये हमने देखे कि उस हवाले से जो कामयाबी है वो मुझे बहुत अच्छी लगी। लेकिन बात यह है कि देखिए, हमें अब जो बात कर रहे हैं, मेरे ज़हन में दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये कि हो सकता है कि मोदी जो है, क्योंकि उसके अंदर जो शिद्दत पसंद रवैया है, उस हवाले से वो दोबारा से बिल्कुल इस तरह की कोई चीज़ कर सकता है, क्योंकि उनका जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो ये नहीं हुआ कि वो कोई वक्ती उनको नाकामी हुई है, क्या उनका नुकसान एक सेकुलर जमहूरी जो एक रियासत थी, जो इंटेलेक्चुअल उसका नुकसान हुआ है। पूरी दुनिया में वो जिस तरह बेनकाब हुए हैं कि वो कोई भी सेकुलर जमहूरी रियासत नहीं है, वो शिद्दत पसंद एक रियासत बनती जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान था और उसमें मैं समझती हूँ कि हमें अब गेन करने की ज़रूरत है कि किस तरह पाकिस्तान उसको उस चीज़ को रिस्पॉन्ड करता है। दूसरी बात ये कि एक और चीज़ जो हमें इंटरनली अप्रिशिएट करनी चाहिए, वो पाकिस्तान एयर फोर्स और पाकिस्तान आर्मी के दरमियान भी एक जो फ़र्क नज़र आया है कि पाकिस्तान एयर फोर्स एक ज़्यादा प्रोफेशनल फोर्स के तौर पे सामने आई है और ये नज़र आया है कि उन्होंने एक उनकी इंटरवेंशंस मुख्तलिफ जगहों पे और पाकिस्तान के जो जमहूरी एक मामलात हैं उनमें उस तरह नहीं रही। उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में अपने प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन किया और कौम ने उनकी रिस्पेक्ट ये नहीं कि आज की, 1965 से लेकर आज तक, आप 2000 में देख लें पुलवामा वो जो हुआ था लोकसभा वाला वाक़या हो, उसके बाद पुलवामा वाला आ जाए, उसके दरमियान जो कुछ होता रहा, कौम हमेशा खड़ी हुई है। लेकिन मैं समझती हूँ वक्त ये है कि इन फोर्सेस को कौम के साथ खड़ा होना चाहिए और इनको ये चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनल चैलेंजेस है वो ज़्यादा संगीन है हमारे लिए और ये लोगों को आप ये एक ओनरशिप दें इस मुल्क की। ये नहीं है कि आपने एक जंग जीत ली या आपने इस वक्त एक कामयाबी, यकीनन हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जो पाकिस्तान के अंदर जो मुल्क की ओनरशिप है वो अवाम के पास ना जाए। ये अवाम के पास जानी चाहिए और इस वक्त जो आइन के हवाले से चैलेंज है, बिकॉज मैं एज ए एक्टिविस्ट भी और एज ए लॉयर भी, हमारी एक थ्रू आउट स्ट्रगल रही है पाकिस्तान के अंदर डिक्टेटरशिप्स के हवाले से। अब हमारा वक्त है कि हम दुनिया को दिखाएं कि हम बहुत बड़ी जमहूरियत है और ये हमारी असल कामयाबी होगी। फिर अगर आप दूसरी तरफ आए तो एक चीज़ मुझे बड़ी इसमें बड़ी एक जो हमें समझने की ज़रूरत है वो टेक्नोलॉजी की जंग है कि इस वक्त अब अगली जो जंगें लड़ी जानी है वो टेक्नोलॉजी के बेस पर लड़ी जानी है। और ये जो कहा जाए अगर कि पाकिस्तान इस जो जंग में या इस सर्जिकल स्ट्राइक्स के अंदर मगरिब को शिकस्त दे दी चाइना ने, तो ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी के अगर कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमें पाकिस्तान को, अगर हम मोहब्बत करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है हमें उसको रोकने की ज़रूरत है। और दोनों ममालिक के अंदर जो सबसे इस वक्त इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मुझे नहीं लगता कश्मीर की जंग होनी है, मुझे लगता है अब आगे पानी की जंग होनी है। और अगर आप 2000 से आज तक का जायज़ा ले लें सिंध ताश मुआहदे के हवाले से, तो इंडिया का एक ही मौक़िफ़ रहा है और वो ये चाहते हैं कि हम इसको रिव्यू करें, और वो रिव्यू यूनिलैटरल नहीं हो सकता, तो उसकी बहुत सारे टेक्निकल रीजंस भी हैं और उस एग्रीमेंट के हवाले से भी। तो कश्मीर का इशू तक अपनी जगह हम ये समझते हैं कि वो भी सिर्फ मुज़ाकरात के ज़रिए हल होना है, उसमें जंग का कोई ऐसी कामयाबी हम में से किसी की भी नहीं हो सकती, क्योंकि ये इस खित्ते के अंदर जो एक लकीर डाली है, जो भी डिवीजन हुई, तकसीम हो गई, हम उस तकसीम को मानते हैं कि एक तरफ वो है और एक तरफ हम हैं। लेकिन अगर हम अपना एक रिश्ता देखें तो इंसानियत का रिश्ता वो है, उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, ना जंगें उसको ख़त्म कर सकती हैं। और जो साउथ एशियन कल्चर की ज़रूरत है हमें उसको भी मद्देनज़र रखना है। और इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये है कि थिंक टैंक जो हैं, वो थिंक टैंक्स जो उनको रिवाइव किया जाए। मुझे याद है पुरानी बात मैं कर रही हूँ, मुशर्रफ दौर में भी हम लोग खुद भी थोड़ा बहुत करते रहे मुख्तलिफ इंटेलेक्चुअल्स के साथ भी, कि एक अमन होना चाहिए दोनों ममालिक के अंदर और दोनों ममालिक 1.5 अरब खिते को आप जंग में ना झोंकें और जो दूसरे ममालिक की
لیبارٹری ٹیسٹنگ نہ بنے. اب دیکھیں اس کو لیبارٹری ٹیسٹ ہم لوگوں نے کیے ہیں, ادھر بھی ایک لیبارٹری ٹیسٹنگ ہوئی ہے, ادھر بھی لیبارٹری ٹیسٹنگ ہوئی ہے. تو میرا خیال ہے ٹیکنالوجی کے اوپر جو کمانڈ ہے اس کے لیے بھی اتنی ضرورت ہے پاکستان کو بھی اور ہندوستان کو بھی. تو تھنک ٹینکس کے ریوائول کی بات کریں, ہمیں جنگ کو ڈسکریج کرنا ہے. جس گریس کے ساتھ پاکستان نے ان کی پالیسیز کو رسپونڈ کیا ہے وہ بہت اہم ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو انٹرنل ابھی بات ہوئی, دیکھیں میں بالکل یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے جو انٹرنل مسائل ہیں جو سارے صوبوں کے اندر اس واقعے سے پہلے, اور وہ آج بھی ایگزسٹ کرتی ہے, آپ بھی مارکیٹ گئیں, میں بھی لبرٹی پھر رہی تھی اور میں نے دیکھا, اور ہم بار میں جاتے ہیں, لوگوں میں بیٹھتے ہیں, کوئی شخص جنگ نہیں چاہتا. اور جب میں نے ویڈیوز دیکھی, چھوٹے چھوٹے کلپس دیکھے, تو انڈیا سے بھی جو آئے تو وہاں پر جو بھوک اور ننگ نظر آ رہی تھی, بچے ننگی شرٹس بھی نہیں پہنی ہوئی تھی, اور پبلک جو تھی وہ جس طرح روتی ہوئی ان کو اپریشیٹ کر رہی تھی, ہم لوگ اپنوں کو اپریشیٹ کر رہے تھے. تو بھوک اور ننگ, غربت اور یہ سارے مسائل دونوں کے ہیں. تو ہمیں ان کے اوپر بڑی سنجیدگی کے ساتھ ان کے اوپر کام کرنا چاہیے. اور جو ٹیکنالوجی, ہمیں اپنی اپنی ٹیکنالوجی اور پازیٹیو ٹیکنالوجی جو ہیومینٹی کے لیے استعمال ہو اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. اس کے ساتھ میں ایک اور چیز کا ضرور ایک میں جو سوچ رکھتی ہوں اس میں بات کروں گی کہ یہ بات ایک گلوبل کیمپین ہونی چاہیے کہ جو نیوکلیئر پاک سوسائٹیز جو ہیں, یہ معاشرے جو ہیں, یہ جو نیوکلیئر ویپنز ہیں انسانیت کے لیے خطرہ ہے. اگر ہندوستان میں بم چلتا ہے تو وہ پاکستان کے لیے بھی اتنا ہی ہے, کوئی یہ پریکٹیکلی پاسبل ہی نہیں ہے. پھر جو آپ کے انوائرمنٹ کے حوالے سے کوئی بھی دنیا میں بہت دور تک اس کے اثرات ہیں. اسی طرح پاکستان میں کوئی بمبارڈمنٹ ہوتی ہے ہندوستان کی طرف سے نیوکلیئر, تو وہ سب کے لیے انسانیت کے لیے خطرناک ہے. نہ ہمیں اپاہج, دیکھیں 300 سال لگ جائیں گے, جاپان تو پھر 70 سالوں میں کھڑا ہو گیا, ٹھیک ہے جی, وہ تو کھڑا ہو گیا. ہم لوگوں کے لیے دونوں طرف بہت بڑے مسائل ہیں, تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہوگا. ہم لوگ افورڈ نہیں کرتے کہ کوئی اپاہج اور اس طرح کی قوم ہو, تو اس کے اوپر ہمیں بات کرنی چاہیے. پھر جو فیلئرز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہی انٹیلیجنس ہے ہماری کہ جو ہماری بلوچستان میں بھی ناکام ہوتی ہے, یہی انٹیلیجنس ہے. اور اسی طرح دار اندازی ہوئی تھی جب اسامہ بن لادن کو جیسے اٹھا کے لے کر گئے تھے, تو وہ بھی ہم نے دیکھا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزوں کو کنسیڈر کرتے ہوئے اس کے اوپر کنکریٹ پالیسی کے اوپر بات ہونی چاہیے. اور اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ پاکستان میں ڈیموکریسی ہو. اس وقت جو ہم بالکل ڈی مورلائز تھے, ہمیں بہتر ہوئے ہیں, لیکن اس کے ساتھ فرض یہ بنتا ہے اس وقت انٹرنل جو اسٹیبلشمنٹ کا کہ پاکستان میں جمہوریت کے لیے بات کریں. سیاسی لوگ جو جیلوں میں ہیں, دیکھیں کیا وجہ ہے کہ بھٹو سے لے کر آج تک, چاہے میاں نواز شریف بھی درمیان میں مقبول ہوئے تھے, کیا وجہ ہے کہ جو مقبول لیڈر آج عمران خان بھی ہے, تو آپ سب تو اس کو رستے سے ہٹاتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میں یہ کہتی ہوں کہ آپ اونرشپ دیں, ڈیموکریسی ہو ملک کے اندر. اور جو اس وقت عدالتوں میں تماشے لگے ہوئے ہیں, آپ دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے اس کے اندر آج کنٹمپٹ پٹیشن کے اوپر ایک جج کے اوپر جو کیس حل کر رہا ہے اسے کیس اٹھا لیتے ہیں. مطلب جب تک یہ نہیں ہوگا کہ لوگوں کے اندر ٹرسٹ نہیں بنے گا, اونرشپ نہیں اس ملک کی آئے گی, تو ہمارے لیے اگلے چیلنجز بہت سخت ہیں. اور ہمیں یہ ریئلائز کروانا ہے انڈیا کو بھی انٹلیکچوئل فورمز کے اوپر سے, جو آپ جیسے لوگ بیٹھے ہیں, کہ یہ جو ایک وار مونگر ایک آپ کے پاس ایک نیا فینومینا بلڈ ہو رہا ہے, اس کو ختم کریں. تھینک یو سو مچ.